नमस्कार मित्रों, जीके बाय विष्णु सर चैनल पर आपका स्वागत है। आखिरी क्लास में जलवायु का टॉपिक पढ़ रहे थे और जलवायु के टॉपिक में हमने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण और ट्रीवार्था का जलवायु वर्गीकरण देखा था और उसी के साथ जलवायु का जो टॉपिक था वो समाप्त हो गया है। बिल्कुल सीक्वेंस से चल रही है अपनी ज्योग्राफी और आप पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। बस क्लास आने में ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा, कभी कभी एक आध दिन मिस भी हो जाए तो आप ये मत समझना कि क्लास नहीं आएगी। देखो कुछ पर्सनल परेशानियां भी होती हैं, कोई समस्या आ जाती है, उसी कारण से क्लास लेट हो जाती है या एक दिन नहीं आ पाती है। तो आप दिमाग में बिल्कुल भी नेगेटिविटी मत लाना कि क्लासें नहीं आएगी। देखो समस्या तो सबके सामने आती है, आपको पता है। अब आपको पढ़ने में कितनी समस्या हो रही है, आप रूम लेकर पढ़ रहे हैं, घर पर पढ़ रहे हो, किस तरह से अपना टाइम मैनेज कर रहे हो, ये आप ही जानते हो। बिल्कुल उसी तरह से मैं खुद जानता हूँ। देखो मैं कैसे अपना अरेंजमेंट सेट कर रहा हूँ, कैसे मैं अपना सेटअप सेट कर रहा हूँ, किस तरह से मैं क्लास शूट करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ, आप लोगों की डाल रहा हूँ। तो थोड़ी समस्या आती है। देखो आपकी समस्या आ रही है, मेरे भी समस्या आ रही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी इसी का नाम है और लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और एक दिन जीत जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल अपने को पढ़ते रहना है कुल मिलाकर। और जो स्टूडेंट होता है ना, उनके सामने देखो समस्या तो आती है, आम बात है। अपने को किसी भी समस्या से घबराना नहीं है, अपना हौसला बनाए रखना है। मैं जानता हूं कि प्रत्येक स्टूडेंट के सामने कोई ना कोई समस्या आती है। किसी के सामने आर्थिक तंगी का समस्या आ जाती है, किसी के सामने घर वालों की परेशानी की समस्या आ जाती है, किसी के सामने कौन सी समस्या आ जाती है, तो सबके सामने आएगी। लेकिन अपने को घबराना नहीं है, डरना नहीं है, पीछे कदम नहीं हटना है। अपने को उन समस्याओं से लड़ना है और समस्याओं से लड़कर ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है मित्रों। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपना जो चैप्टर है वो है राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान का अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र में हम राजस्थान की नदियां पढ़ेंगे और यहां से हर एक क्वेश्चन को लेंगे जो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो सबसे पहले अफवाह तंत्र में अपने को यह चीज याद रखनी है कि राजस्थान में कौन कौन से अफवाह तंत्र पाए जाते हैं। राजस्थान में कौन कौन से अफवाह तंत्र पाए जाते हैं, जो बेसिकली जो अफवाह तंत्र राजस्थान में पाए जाते हैं उन सभी अफवाह तंत्रों के नाम हमें याद होना चाहिए। 4 या 5 प्रकार के अफवाह तंत्र राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान में आपने भौतिक प्रदेश पढ़ा है। राजस्थान में कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है। तो राजस्थान के अलग अलग भौतिक प्रदेशों में नदियां अलग अलग प्रकार से बहती हैं और उनके द्वारा अलग अलग अफवाह तंत्रों का निर्माण किया जाता है। कहां कहां पर कौन कौन सा अफवाह तंत्र बनता है वो सभी हमें पढ़ना है, याद होना चाहिए। और 4-5 प्रकार के अफवाह तंत्र यहां से बनते हैं। देखो सबसे पहले बात करता हूं रेगिस्तान में। रेगिस्तान में जो नदियां बहती है उनके द्वारा कौन सा अफवाह तंत्र बनाया जाता है, यानी कि रेगिस्तान में कौन सा अफवाह तंत्र पाया जाता है। तो रेगिस्तान में रेखीय अफवाह तंत्र पाया जाता है। रेगिस्तान में कौन सा अफवाह तंत्र पाया जाता है? रेखीय अफवाह तंत्र पाया जाता है। रेखीय अफवाह तंत्र पाया जाता है। क्या होता है रेखीय अफवाह तंत्र? तो देखो रेखीय अफवाह तंत्र के दौरान नदियां रेगिस्तान में जो बहती है ना, वो बिल्कुल रेखा के जैसे प्रवाहित होती है। कोई नदी बिल्कुल इस तरह से बहती है, इस तरह से बहती है, कोई नदी इस तरह से बहती है। कुल मिलाकर रेखा की तरह जो नदियां बहती है उसे कहा जाता है रेखीय अफवाह तंत्र, ठीक है। तो रेगिस्तान में कौन सा अफवाह तंत्र पाया जाता है? रेखीय अफवाह तंत्र पाया जाता है। उसके बाद में देखो सांबर झील में कौन सा अफवाह तंत्र पाया जाता है? सांबर झील में कौन सा अफवाह तंत्र पाया जाता है? तो सांबर झील में अभिकेंद्रित अफवाह तंत्र पाया जाता है। अभिकेंद्रित, सांबर झील में अभिकेंद्रित अफवाह तंत्र पाया जाता है। अभिकेंद्रित अफवाह तंत्र बनता है। अब अभिकेंद्रित अफवाह तंत्र क्या होता है? अभिकेंद्रित अफवाह तंत्र का मतलब यह है, जैसे ये आपकी सांबर झील है,
ये क्या है, सांबर झील, सांबर झील है अभी केंद्रित। अब जैसे ये तो केंद्र में हो गई, ठीक, अब इस सांबर झील में इधर से भी एक नदी आकर गिर गई है, ये एक नदी आकर इसमें इधर से गिर रही है, एक नदी आकर इसमें इधर से गिर रही है, एक नदी इसमें इधर से गिर रही है, और एक नदी आकर इधर से इसमें गिर रही है। तो ये चारों तरफ से नदियां आकर केंद्र में गिर रही है, इसे कहा जाता है अभिकेंद्रित अपतंत्र। ठीक, और क्वेश्चन आता है बाद में, हम जब नदियां पढ़ेंगे तब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी ऐसी नदी है जो सांबर झील में गिरती है। निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में नहीं गिरती है? बिल्कुल पीछे के क्वेश्चनों को उठाकर देख लेना कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहां पर सांबर झील में कौन सा अपतंत्र बनता है आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिकेंद्रित अपतंत्र बनता है सांबर झील में। रेगिस्तान में कौन सा अपतंत्र बनता है? तो रेगिस्तान में रेखीय अपतंत्र बनता है। केवल एक ही नदी गिरती है, सिंगल रूप से नदी प्रवाहित होती है, उसकी कोई सहायक वगैरह नदियां नहीं होती है, तो रेखा के रूप में नदी बहती है, उसे रेखीय अपतंत्र कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला है अजमेर व उदयपुर में कौन सा अपतंत्र बनता है, अधिकतर पाया जाता है? अजमेर व उदयपुर में अरीय अपतंत्र पाया जाता है। अरीय अपतंत्र। अजमेर व उदयपुर में अरीय अपतंत्र पाया जाता है। अरीय अपतंत्र में क्या होता है? अरीय अपतंत्र में नदियां ऊपर से या ऊंची जगह से नीचे जगह में गिरती है, जैसे मान लो पर्वत से बिल्कुल एक तरह से निम्न स्थानों में जाने वाली नदियां। ठीक है, ये होता है अरीय अपतंत्र। अजमेर व उदयपुर में अरीय अपतंत्र पाया जाता है। रेगिस्तान में रेखीय अपतंत्र, सांबर झील में अभिकेंद्रित अपतंत्र, अजमेर व उदयपुर में अरीय अपतंत्र पाया जाता है या बनता है। ठीक, इसके बाद में पठारी क्षेत्रों में कौन सा अपतंत्र पाया जाता है? पठारी क्षेत्रों में कौन सा अपतंत्र बनता है? तो देखो पठारी क्षेत्रों में आयताकार या जालीनुमा अपतंत्र बनता है। पठारी क्षेत्रों में आयताकार या जालीनुमा अपतंत्र बनता है। इसके तहत क्या होता है, जैसा आपको पता है पठार कैसा होता है, बिल्कुल सपाट होता है ऊपर से। ठीक है, अब पठारों में होता क्या है, पठार में जैसे एक नदी इधर से आ गई, ठीक, फिर एक नदी इधर से इस तरह से निकल गई, फिर एक नदी इधर से आ गई, फिर एक नदी इधर से आ गई। इस तरह से आयताकार नदियां प्रवाहित होती है, या फिर इस तरह से अपतंत्र निर्मित होता है, उसे जालीनुमा अपतंत्र। एक नदी बीच में से निकल गई तो ये क्या है, जालीनुमा या आयताकार अपतंत्र हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा है? पठारी क्षेत्रों में बनता है आयताकार या जालीनुमा अपतंत्र। और एक है पर्वत पदीय क्षेत्र में कौन सा अपतंत्र पाया जाता है? पर्वत पदीय क्षेत्रों में वृक्षाकार अपतंत्र पाया जाता है। कैसा है? वृक्षाकार अपतंत्र। पर्वत पदीय क्षेत्रों में वृक्षाकार अपतंत्र पाया जाता है या वृक्षाकार अपतंत्र बनता है। पर्वत पदीय का मतलब होता है पर्वत के पैरों में, यानी पर्वत का नीचे वाला हिस्सा। जैसे अपने को पता है यहां पर ये पर्वत है, ये मैंने पर्वत बनाया, ठीक है, हाँ ये पर्वत है। अब यहां से नदी आ रही है, ऊपर से नदी, यहां से कोई नदी बह रही है, जैसे नदी नीचे आ जाती है तो नीचे आने के बाद इसमें छोटी मोटी नदियां और भी आ जाती हैं। इस तरह से बहुत सारी नदियां इसमें आकर सहायक नदियां इसमें गिर जाती हैं। तो ये क्या है, नदी का जो अपतंत्र होता है ना, वो कैसा नजर आने लगता है,
वृक्ष के जैसा नजर आने लगता है। इसलिए पर्वतपदीय क्षेत्रों में कौन सा अफा तंत्र बनता है? वृक्षाकार अफा तंत्र पाया जाता है। ये राजस्थान में मुख्य रूप से अफा तंत्र हैं जो अपने को ध्यान में रखना है। नदियों के मेन टॉपिक पर तो अब आएंगे हम, उससे पहले बात मैंने की है अफा तंत्रों की। राजस्थान में मुख्य रूप से कौन कौन से अफा तंत्र पाए जाते हैं, कहां कहां पर पाए जाते हैं? तो रेगिस्तान में रेखीय अफा तंत्र पाया जाता है, सांबर झील में अभिकेंद्रित अफा तंत्र पाया जाता है, और उसके बाद में अजमेर और उदयपुर में अरीय अफा तंत्र पाया जाता है। पठारी क्षेत्रों में आयताकार या जालीनुमा अफा तंत्र, और आखिरी है पर्वतपदीय क्षेत्र में वृक्षाकार अफा तंत्र बनता है, यह पाया जाता है। ये मुख्य मुख्य अफा तंत्र है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। और स्क्रीनशॉट देखो, स्क्रीनशॉट के लिए मैं कहना भूल जाता हूं, मेरे को ध्यान में नहीं रहता, तो जैसे ही मैं आइट साइड में होता हूं तो आपको मौका मिले तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि कुछ अच्छी बातें होती है, ऐसी बातें होती है जो किताबों में नहीं मिलती है, आपके नोट्स में आप उन्हें ऐड कर लिया करो। ओके, तो जैसे ही मैं साइड में हटता हूं आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। और वही बात कि अभी भी आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, कमेंट्स नहीं कर रहे हो, और सब्सक्राइब भी बहुत कम कर रहे हो। देखो, जैसे ही आप क्लास को देखने लगो तो सबसे पहला काम किया करो, आप इस क्लास को लाइक कर दिया करो, ठीक है? क्लास को देखने के दौरान भी कमेंट भी प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा, नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया करो। हो जाए फिर एक स्क्रीनशॉट। हाँ, देखो आगे की बात करते हैं हम। अब ये तो हो गई आज आपकी मेनली अफा तंत्रों की, कि कौन कौन सा कहां कहां पर अफा तंत्र पाया जाता है। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो अपने को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कभी कभी नदियां प्रवाहित होती है तो बीच में अवरोधक आ जाता है, अवरोधक की वजह से नदियों का जो जल है वो विभाजित हो जाता है, बढ़ जाता है, तो जल विभाजक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जल विभाजक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन के रूप में कितने ही बार आया हुआ है, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? जल विभाजक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जल विभाजक क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है अपने को। जल संभर, जल विभाजक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जल संभर कहा जाता है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो अपने को ध्यान में रखना है, ये कि अपने राजस्थान में भारत का कुल कितना सतही जल पाया जाता है? राजस्थान में भारत का कितना सतही जल पाया जाता है? राजस्थान में भारत का 1.16% सतही जल पाया जाता है, ये ध्यान रखना। अपने पूरे राजस्थान में भारत का केवल 1% ही सतही जल पाया जाता है, और पूरा आंसर है 1.16% सतही जल पाया जाता है। जल पाया जाता है। जल विभाजक क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है, और राजस्थान में भारत का 1.16% सतही जल पाया जाता है, ठीक। अब आते हैं मुख्य रूप से अपने नदियों की ओर। देखो, प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से, यानी कि बहाव की दृष्टि से कौन सी नदी कहां पर गिरती है, इस हिसाब से राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। और 3 भाग कौन कौन से हैं उनकी भी चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात अपने को ध्यान रखना है कि प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से, प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक है अंतः प्रवाह की नदी, एक है अरब सागर में गिरने वाली, और एक है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। स्क्रीनशॉट ले लो इनका, ताकि आप नोट्स लिख रहे हो तो बिल्कुल क्रम से लिखो, क्योंकि पूरे बोर्ड की आवश्यकता है उसके लिए। देखो, ठीक है। हाँ, प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदियों को
3 भागों में बांटा गया है। ये जो 3 भाग है, इन 3 भागों में से सबसे पहला है आपका अंतः प्रवाह की नदियां। पहला भाग कौन सा है? अंतः प्रवाह की नदियां। अंतः प्रवाह की नदियां। दूसरा जो भाग है वह है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और तीसरा जो भाग है आपका वह है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अंतः प्रवाह की नदी, अरब सागर में गिरने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो सबसे पहले जो मेरे ऐसे मित्र हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, अंतः प्रवाह का मतलब क्या होता है? अंतः प्रवाह की नदियां, यहां पर हम कौन सी नदियों को पढ़ने वाले हैं? तो देखो, अंतः का मतलब होता है अंदर, प्रवाह का मतलब होता है बहना, यानी ऐसी नदियां जो अंदर बहती हो। अंदर कहां पर? अंदर यानी जमीन के अंदर, पृथ्वी के गर्भ में, भूगर्भ में बहती हो, धरातल के नीचे बहती हो, उन नदियों को अंतः प्रवाह की नदियां कहा जाता है। ऐसी नदियां जो अंदर बहती हो, जमीन के अंदर बहती हो, कुछ दूरी तक तो जमीन पर दिखती हो और कुछ दूरी के बाद में वो अंदर लुप्त हो जाती हो, गायब हो जाती हो, उसे कहा जाता है अंतः प्रवाह की नदियां। तो अंतः प्रवाह की नदियों में हम उन नदियों को पढ़ेंगे जो अंदर बहती है जमीन के। अरब सागर में गिरने वाली नदियां यानी कि ऐसी नदियां जो अपना जल अरब सागर में डालती हो, ठीक, या अरब सागर के किसी भाग में डालती हो, उसे अरब सागर की गिरने वाली नदियां उसमें पढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली यानी कि ऐसी नदियां जो अपना जल कहाँ डालती हो? बंगाल की खाड़ी में डालती हो। ये 3 टाइप की नदियां अपने राजस्थान में पाई जाती है। और ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स भी अपने को याद करनी है। अभी इंडेक्स तैयार करवा देता हूं, उसमें से क्वेश्चन बनाकर फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले अंतः प्रवाह की नदियां। अंतः प्रवाह की नदी कौन कौन सी है? घग्गर नदी अंतः प्रवाह की नदी है। घग्गर के बाद में है कांतली नदी। कांतली नदी के बाद में काकनी नदी। काकनी के बाद में है साबी नदी। उसके बाद मेंथा नदी, उसके बाद रूपनगढ़, उसके बाद में है खारी नदी। हाँ, यहां पर बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनके थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सोचोगे कि यार ये खारी नदी यहां पर कहां से आ गई। तो देखो मित्रों, राजस्थान में खारी नदी एक ही नहीं है, 3-4 खारी नदियां हैं, ठीक है। हाँ, तो यहां पर भी गिर सकते हैं, यहां पर गिरने वाली भी है, यहां गिरने वाली भी है। अंतः प्रवाह की भी एक नदी खारी नदी है, ठीक है। ये नदी अपना जल किस में डालती है? सांबर झील में डालती है, ठीक है। तो खारी नदी एक से अधिक है राजस्थान में, इस बात का ध्यान रखना। तो खारी नदी भी एक ऐसी नदी है जो अंतः प्रवाह की नदी है। उसके अलावा अरब सागर में गिरने वाली नदी भी है एक, और एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी भी है खारी नाम से। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है आपको, ठीक है। रूपारेल, रूपनगढ़, खारी है। खारी के बाद एक है खंडेला नदी, खारी खंडेला। इसके बाद एक नदी काकुंद नदी, काकुंद के बाद में एक नदी है आपकी रोहिली नदी, एक है नीमड़ा नदी, और एक है जोजरी नदी। जोजरी है, ध्यान रखना। एक नदी आएगी आपके जोजरी नदी, जो लूनी नदी की सहायक होगी। वो जोजरी नदी तो अरब सागर में गिरती है, ये जोजरी नदी है जो अंतः प्रवाह की नदी है, ठीक है। तो ये जितनी भी नदियां हैं, घग्गर, कांतली, काकनी, साबी, मेंथा, रूपारेल,
रूपनगढ़, खारी, खंडेला, काकुंद, रोहिली, नीमड़ा और जोजिरी नदी, ये सभी अंतः प्रवाह की नदियां हैं। अगली नदियां जो अरब सागर में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली केवल मुख्य नदियों की बात करेंगे, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली नदी है आपकी लूनी नदी, लूनी नदी। लूनी नदी के बाद में है पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास। इसके बाद में है आपकी साबरमती, साबरमती, और साबरमती के बाद में आपकी माही नदी। ये सभी नदी है जो अरब सागर में अपना जल डालती है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। अब आप सोचोगे कि 4 ही नदियां हैं कि सर? नहीं भाई, 4 नदियां नहीं है। यहाँ पे आपको सावधानी रखना है कि लूनी नदी जैसे अरब सागर में गिरती है, तो लूनी की जितनी भी सहायक नदियां हैं वो भी कहाँ गिरेगी? अरब सागर में ही गिरेगी, ठीक है। लूनी नदी की सहायक नदी जैसे जोजड़ी नदी है, कहाँ गिरेगी? अरब सागर में। लीलड़ी है, मिठड़ी है, सागी है, बांडी है, जवाई नदी है, गुहिया नदी है, ये लूनी की सहायक नदियां हैं। अब लूनी गिरेगी अरब सागर में, तो लूनी के साथ लूनी में मिलने वाली सारी नदियां कहां पर जाएगी? अरब सागर में गिरेगी, ठीक है। इतना तो सेंस अपने को रखना है। ये 4 नदियां मुख्य नदियों की बात की है मैंने, प्लस इनकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सबकी सब कहां गिरेगी? अरब सागर में गिरेगी, ठीक है। अगली बात करता हूं मैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में से कौन कौन सी नदियां हैं? देखो, एक नदी आपकी बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है, चंबल नदी है। उसके बाद बनास नदी है, चंबल नदी है, बनास नदी है, और इसके बाद में अगली नदी है आपकी बाणगंगा नदी, बाणगंगा, और एक है गंभीर नदी। चंबल, बनास, बाणगंगा और गंभीर नदी, ये नदियां कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और ये 4 ही नहीं है, ये चारों ही नदियां और इनकी सहायक नदियां सभी कहां गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। जैसे चंबल नदी है, चंबल नदी और चंबल की सहायक नदियां जो भी है वो सब कहां गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, ठीक है। अब रही बात इस इंडेक्स की इंपॉर्टेंस की। इस इंडेक्स से अपने को क्या क्या पता चलता है? पहली बात कि राजस्थान की कौन कौन सी नदियां हैं जो अंतः प्रवाह की है, अरब सागर में गिरती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये पता चलता है। अगर ये सभी चीजें, सारी नदियों के नाम आपको इसी रूप में याद होता है, तो एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से, जैसे क्वेश्चन में लिखता हूं यहां पर, निम्न में से अंतः प्रवाह की नदी नहीं है, अंतः प्रवाह की नदी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए जोजिड़ी नदी, ऑप्शन बी साबी, ऑप्शन सी घग्गर, और ऑप्शन डी कांतली नदी। यस, ऐसा क्वेश्चन आता है, निम्न में से अंतः प्रवाह की नदी नहीं है। अब अपने को ये इंडेक्स ही याद नहीं होगी, तो क्या बताओ आप, इसका जवाब हम दे पाएंगे क्या? इस क्वेश्चन का जवाब हम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, किसी हालत में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कौन सी नदी अंतः प्रवाह की है, कौन सी अरब सागर की है, और कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक। इसीलिए ये इंडेक्स बहुत काम की है। यहां पर इस तरह से कम 5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कौन सी नदी अंतः प्रवाह की नदी नहीं है? अब पूछ लेता है कि कौन सी नदी अंतः प्रवाह की नदी है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी है या नहीं है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है या नहीं है। सुमेलित कीजिए, कई प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं केवल इस इंडेक्स से, जो अपने को कंफर्म करना है, याद करना है, ठीक है। हाँ, तो इसमें तो आंसर क्या हुआ, जैसे अब आप लोग इंडेक्स को देख लो और आंसर अपने आप में सोच लो कि यार कौन सी नदी है जो अंतः प्रवाह की नदी नहीं है। आपने घग्गर देखा है, घग्गर यहाँ है साहब। साबी नदी भी है साहब। कांतली भी है क्या? कांतली भी है। अब जोजड़ी देखो, जोजड़ी है क्या? जोजड़ी नहीं है साहब, जोजरी है, जोजरी।
जोजड़ी नहीं है, ठीक है। तो जोजड़ी तो क्या है, लूणी की सहायक नदी है। इसका मतलब लूणी कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। जो जोजड़ी भी कहां पर गिरती है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है, न कि अंतःप्रवाह की नदी। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जोजड़ी। इस तरह से यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूं कि ये जो 3 प्रकार के आपने अफा तंत्र देखे हैं, अंतःप्रवाह की नदियां हैं, अरब सागर में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, इनमें से सर्वाधिक कौन सी नदियां हैं, उसके बाद में कौन सी नदी है, कितने कितने परसेंट है जो कौन कौन सी नदियां हैं, ये भी आपके लिए बहुत गहरा क्वेश्चन है। तो देखो, अंतःप्रवाह की नदी की बात करें तो अंतःप्रवाह की नदियां कितने परसेंट पर है, अंतःप्रवाह की जो नदियां हैं, ये नदी लगभग 66.2% भाग पर, और ये जो नदी है 17.1% भाग पर है, और ये नदी 22.4% भाग पर है, 22.4% भाग पर है। इस तरह से सबसे ज्यादा देखें तो अंतःप्रवाह की नदियां ही पाई जाती है, ठीक है। हाँ, अब ये जो इंडेक्स है ये अपने को कंप्लीट रखना है, और प्रत्येक अब क्लास इसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग आएगी। सबसे पहले हम अंतःप्रवाह की नदियां पढ़ेंगे 1 बाय 1, घग्गर नदी, फिर कांतली, काकनी, साबी, मेंथा, उपरल, इस तरह से। उसके बाद अंतःप्रवाह के होने के बाद अरब सागर की, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हम देखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, अफवाह तंत्र का परिचय मात्र देखना था, सो हो गया है, और टॉपिक को एक दिशा देनी थी, स्टार्ट करना था, सो वो काम हो गया है, ठीक है। अगली क्लास से प्रत्येक नदियां हम पढ़ेंगे, अंतःप्रवाह की नदी सबसे पहले पढ़ेंगे, और 1 बाय 1 अच्छी तरह से बिल्कुल धीरज से सीखते हुए चलेंगे। आपको बने रहना है क्लासों के साथ में, ठीक है। और अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और एक प्यारा सा कमेंट कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद,